नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की वीडियो में अपन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक को अपन शुरू कर रहे हैं। ये BA पार्ट फर्स्ट का टॉपिक है। आपका जो फर्स्ट पेपर है भारत का इतिहास, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चनों में आता ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स। और पिछली वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, तो वो जो 3-4 वीडियो मैंने डाली थी वो भी इम्पोर्टेंट है, उसी में से भी क्वेश्चन पूछता है। तो फ्रेंड्स वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका उद्गम पढ़ेंगे, जैसा कि आप पेपर में देख सकते हो। यानी आपका जो सिलेबस है उसमें आप देख सकते हो, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किया है, इसमें अपन पढ़ने वाले हैं उद्गम, विस्तार, प्रमुख विशेषताएं, पतन और निरंतरता। तो 3-4 वीडियो में अपन इसको क्लियर कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड जो सिंधु घाटी सभ्यता रही उसका जो काल माना जाता है NCERT बुक के अनुसार बताया गया है ये काल, और अधिकतर बुकों में यही मिलता है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, जिसे BC कहते हैं। यानी ईसा पूर्व को क्या कहते हैं, BC इंग्लिश में। ठीक है फ्रेंड्स, अधिकतर जो बुकें हैं उनमें यही डेट दे रखी है, और भी अलग अलग डेट दे रखी है, लेकिन सबसे प्रामाणिक तो यही है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि वैदिक सभ्यता ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, लेकिन जब पुरातत्ववेत्ता को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिली तो पता लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता ने इसको क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। फ्रेंड्स इस सारे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि भारत में 2 सभ्यताएं विकसित हुई, एक तो वैदिक सभ्यता और एक ये सिंधु घाटी सभ्यता। वैदिक सभ्यता के प्रमाण हमें पहले मिल चुके थे। ठीक है, इससे अपन रूबरू हो चुके थे, क्योंकि इसके बहुत सारे ग्रंथ, जैसे आर्यों ने जो ग्रंथ लिखे, वेद लिखे, उपनिषद लिखे, तो इनसे हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी मिल गई थी। इसकी जानकारी हमें नहीं थी। उस टाइम अपन क्या मानते थे कि भारत में सिर्फ वैदिक सभ्यता ही रही है, यानी भारत का जो इतिहास है वो वैदिक सभ्यता से ही शुरू होता है। लेकिन जो ही इसके कुछ साक्ष्य मिले पुरातत्ववेत्ताओं को, तब अपन को समझ में आया कि भारत में एक और सभ्यता विद्यमान थी जो वैदिक सभ्यता के पहले विकसित हुई थी, और उसका पतन हुआ। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, उसके बाद में वैदिक सभ्यता आई। तो वैदिक सभ्यता के पहले कौन सी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि शुरू में आप देख रहे हो सिंधु नदी, यानी ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा एक नगर है इसका प्रमुख। सबसे पहला जो नगर खोजा गया था वो हड़प्पा ही खोजा गया था इस सभ्यता में, इसलिए इसका नाम क्या निकाल दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो भारत की सबसे प्राचीन हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता है, और उसके दूसरे नंबर पर आती है वैदिक सभ्यता। ठीक है, क्लियर हो रहा है। इसके बाद में आप देखोगे विश्व स्तर पर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान, यानी भारत में तो पहले स्थान पर है ये जो सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन विश्व में बहुत सारी सभ्यताएं विकसित हुई, उनमें ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका कौन सा स्थान है ये बताने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। यानी विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है, देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विश्व में 3रा स्थान है। तो भाई तीसरा स्थान इसका है, तो उससे पहले 2 कौन कौन सी हैं तो देख लेते हैं। पहले नंबर पर विश्व में मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ईरान में, इराक, ईरान जो भी है वहाँ पर ये इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, इसके बाद में मिस्र सभ्यता, ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। मिस्र की सभ्यता, मिस्र नदी, ये जो नील नदी है, मिस्र में नील नदी बहती है, उसके सारे बसी हुई है। तीसरे स्थान पर अपन की जो सभ्यता आती है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और चौथी जो है
चीन की सभ्यता। फ्रेंड्स ये सारी की सारी सभ्यता आप देखोगे तो किसी न किसी नदी के किनारे बसी होती हैं सभ्यताएं, ठीक है। इसके बहुत बड़े रीजन है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम, देखो वहाँ पर भी मैंने डिस्कस कर लिया था और यहाँ पर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर किया जा सकता है, यानी अपन इसका वर्णन कर रहे हैं तो निम्नलिखित बिंदुओं पर अपन कर सकते हैं। तो आज अपन सिर्फ इसका उद्गम यानी उद्गम या उद्भव कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे इसकी चर्चा चली, इसके ऊपर है ना जो रेत के बालू मिट्टी आती है उससे सारी सभ्यता ढक गई थी, और कुछ पतन में अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार इसका पतन हुआ था, ठीक है। अब तो अपन उद्गम ही पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स एक कहानी आती है इसके, बड़ी रोचक कहानी है। बड़े यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहास है वो बोरिंग इतिहास नहीं है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि 1826 की बात है, ठीक है। समय क्या है 1826। ये आपको दिख रहा है ना, ये कौन है, ये एक अंग्रेज है। बहुत अत्याचार किया इन्होंने, बहुत अत्याचार किया अंग्रेजों ने। आप इतिहास में पढ़ोगे, ठीक है। दास कैपिटल एक बुक आज चलती है, दादा भाई नौरोजी ने लिखी, तो उसमें इन्हें अंग्रेज़ों का अत्याचार बताया गया है। ये व्यक्ति एक अंग्रेज है, सैनिक था, और इसका नाम है चार्ल्स मेसन, एक अंग्रेज है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि 1826 में अंग्रेज़ों का शासन था, यानी 1947 के पहले तक अंग्रेज़ों का शासन था। तो 1826 को यहाँ का एक प्रमुख सैनिक माना जाता है। इसने है ना जो यात्रा की, कहाँ की साहिवाल, मोंटगोमरी, यानी ये मोंटगोमरी है ना जो साहिवाल में ही है, और ये साहिवाल कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में, ठीक है। फ्रेंड्स पाकिस्तान हमारे से अलग हो गया, यदि पाकिस्तान नहीं होता तो ये क्षेत्र हमारे अंदर ही आता, ठीक है। इसके बाद भी जो पाकिस्तान में स्थित है, तो यहाँ पर एक टीला है, ठीक है। यहाँ पर एक टीला था, रेत का टीला, यानी साहिवाल जो क्षेत्र है यहाँ पर एक रेत का टीला था। इस टीले को है ना जो इसने देखा, किसने देखा, चार्ल्स मेसन ने, और इसने अनुमान लगाया कि यहाँ पर प्राचीन सभ्यता हो सकती है, ठीक है। अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं अपन। वैसे तो अपन को समझ में आ गया, चित्र के माध्यम से अच्छा समझ में आता है। सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन नामक अंग्रेज सैनिक ने 1826 में साहिवाल, मोंटगोमरी, पाकिस्तान की यात्रा की, ठीक है। ये इसकी यात्रा कर रहा है। उसने वहाँ एक टीला देखा, इसने ये टीला देखा, ठीक है। इसके बाद में चलो, चार्ल्स मेसन ने 1826 से 1842 तक साहिवाल क्षेत्र का भ्रमण किया, यानी 1826 में टीले को देखा और 1842 तक इसका सर्वेक्षण करता रहा, यानी भ्रमण करता रहा, यहाँ पर चीज़ों को खोजता रहा। और आगे क्या हुआ देखते हैं। पेज पलट देता हूँ मैं। इसके बाद में फ्रेंड्स इसने है ना जो एक पुस्तक छापी, यानी 1800, आप देखोगे कि 1826 तक किसी को भी पता नहीं था कि यहाँ पर एक सभ्यता विकसित हो सकती है। सिर्फ इस चार्ल्स मेसन को ही पता था। इस सभी यानी इन सभी घटनाक्रम का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक, यानी इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, नरेटिव ऑफ वरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब, कलात। इतनी बड़ी बुक है फ्रेंड्स, यदि आप याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं कर सको तो ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे लिख देना कि चार्ल्स मेसन ने अपनी पुस्तक ही 1942 में प्रकाशित अपनी पुस्तक, इसका नाम मत लिखना क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि 1942 को उसने पुस्तक लिखी थी। अब आपको नाम याद नहीं यदि याद रखते हो तो कंपटीशन में आपको बहुत काम आएगा, आगे पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। तो इस पुस्तक में है ना जो इस टीले की जानकारी दी, उन्होंने पीछे पढ़ा है ना अपने कि यहाँ पर कुछ सभ्यता है, अपने हिसाब से उसने वर्णन कर दिया, ठीक है। इसके बाद में वो सैनिक तो चला गया,
ठीक है, ब्रिटेन चला गया या उसकी मृत्यु हो गई, इसका बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन बाद में एक सैनिक और था, यानी एक अंग्रेज प्रमुख था, इसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, 1851 और 1853 के बीच में हड़प्पा टीले की खोज की इसने। किसने की? अलेक्जेंडर ने। ठीक है, क्योंकि सारा कारोबार किसके हाथ में सौंपा गया? अब इस अलेक्जेंडर कनिंघम के हाथ में सौंप दिया गया। 1851 से 1853 तक इसने हड़प्पा के टीले की खोज कर ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने है ना जो 3 साल तक ये काम किया, इसके बाद में 3 साल बाद 1856 में और कुछ काम किया इसने। देखो यहाँ पर क्या किया इसने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का मानचित्र जारी किया। इन सालों में तो इसने खोज कर ली इस टीले की, यानी हड़प्पा के टीले की। इसके बाद में है ना इसने मानचित्र जारी कर दिया, और मानचित्र में आपको पता है कि सही स्थिति का ज्ञात हो जाता है कि ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ पर है। तो 1856 में इसने मानचित्र जारी किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी मैं डेट को टूटने नहीं दे रहा हूँ। अब मैंने 1826 की बात की, 1842 की बात की, उसके बाद में 1851 की कर ली, 1853 की कर ली, 1856 की कर ली। इस 1856 में एक कहानी और आती है। ये कहानी क्या थी इसको भी ध्यान से सुनना। ठीक है, ये सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि चित्र के माध्यम से समझना बहुत ही आसान हो जाता है। ये 2 भाई हैं वो आपस में, जॉर्ज बर्टन, ठीक है, विलियम बर्टन, ठीक है, दोनों भाई हैं ये। ठीक है, इनको है ना जो लाहौर से कराची तक, यानी लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए कहा गया। ये कब की बात है? 1856 की बात है। ये रेलवे लाइन बिछा ही रहे थे कि इनको ईंटों की ज़रूरत पड़ी। सामने एक टीला था, साहिवाल मोंटगोमरी, ये टीला है। इन्होंने सामने टीला देखा, इन्होंने सोचा कि ईंट की ज़रूरत है, सामने कोई टीला है, वहाँ पर हमें कुछ मिल जाए तो इसमें अपन लगा लेंगे। अब ये दोनों ही नहीं थे, इनके साथ में सेना भी थी जो इसको लगा रही थी। ये साहिवाल मोंटगोमरी वही क्षेत्र है जहाँ चार्ल्स मेसन ने इस टीले को देखा था। ठीक है, अब ये इसके पास में जाते हैं और इसको खोदना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इनको कुछ ईंटें मिलती हैं। ये रावी नदी के तट पर स्थित है साहिवाल मोंटगोमरी ये टीला। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ईंटें मिलती हैं। इन ईंटों को इस रेलवे लाइन में लगा देते हैं। अब इन मूर्खों को ये नहीं पता था कि ये भाई कहाँ से आ रही हैं, भारत की प्राचीन सभ्यता की ईंटें हैं, इनको ये नहीं पता था। लेकिन इन्होंने यहाँ से ईंटें निकाल कर यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर दिया। तो इसको थ्योरी के रूप में अपन देख लेते हैं, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, 1856 को लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन, इसके आगे लाइन डाल देना, ठीक है, रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू हुआ। यह कार्य 2 अंग्रेज जॉन बर्टन व विलियम बर्टन को सौंपा गया। ठीक है, इन दोनों को सौंप दिया गया कार्य। इनको रेल लाइन में ईंटों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, इनको रावी नदी के पास एक टीला दिखाई दिया, रावी नदी के पास में टीला है। ठीक है, जिससे अनेक ईंट निकली। ये ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता की ही थी। ठीक है, तो इनसे बहुत सारी ईंटें निकली और ये सिंधु घाटी सभ्यता की सारी ईंटें थी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अपन की वीडियो समाप्त होने वाली है, बस ये और पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका पूरा हो जाएगा काम तमाम। 1861 में, यानी 1856 के बाद में डेट क्या ध्यान रखनी है? 1861। 1861 में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना ए कनिंघम ने की। ठीक है, अब इसको एक विभाग सौंप दिया गया। इसने बहुत सारा कार्य किया इस क्षेत्र में, तो इसका है ना जो एक विभाग बना दिया गया, भारतीय पुरातत्व विभाग, अलेक्जेंडर कनिंघम। फ्रेंड्स, कंपटीशन में बहुत सारे इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि प्राचीन भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की?
यानी जनक किसे माना जाता है, तो एक कनिंघम को माना जाता है। कब किया इस ये जो पुरातात्विक विभाग है उसकी स्थापना कब की गई, 1861 में की गई। अब उस टाइम भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ये अंग्रेज हैं सारे, ठीक है। तो ये जो लॉर्ड कैनिंग था उस टाइम वायसराय था, और इसके जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 की बात है। 1861 के बाद में कुछ वर्ष आगे चलो, 1875 में ये जो भारतीय पुरातत्व विभाग था इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। इस विभाग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि भारत में कौन सी सभ्यता क्या है, ये सारी डिटेल दी, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, तथा 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो ये दो क्षेत्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने उद्गम देखा है सिर्फ। अगली वीडियो में आपको तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाल कलर का लोगो आपको साइड में दिख रहा है, उसको दबा दो भाई। हमने मेहनत की है, उसका फल दे दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।